Bismillahirrahmanirrahim. Welcome the students of class 10. Today we are dealing with chemistry class 10 unit number 9 chemical equilibrium, and our topic is 9.2 law of mass action. Let's start it, students. Recap first of all the previous lesson. Reactants, किसी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में जो सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं. उन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं. और जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्ट करती हैं और वो रिएक्टेंट्स बना देती हैं तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं. अब ये दोनों रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इन जो दोनों रिएक्शन हो रहे हों किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रही होती हैं. तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जिसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर, जिस क्लोज सिस्टम के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है, वहाँ पर जो कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की, यानी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो ऐसी स्टेट में आ जाए कि वो चेंज ना हो रही हो फर्दर, तो उस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम था. डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक्चुअली फोकस इस बात पे होता है कि रिएक्शन जो है वो अभी रुका नहीं है, इट इज़ गोइंग ऑन. और जिस तरह के फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स जो है रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, और उनकी जो रेट है वो भी बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है. तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो ये, और एक रेट ऑफ रिएक्शन हमने कहा था कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की यूनिट टाइम के अंदर, इनके अंदर जो चेंज आ रहा होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको. तो ये हमारा रिकैप था. फर्स्ट लेसन में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी. ये देयर आर टू साइंटिस्ट ऑन द स्क्रीन, दे आर गुल्डबर्ग एंड वेज और वेग. इन्होंने काफ़ी साल जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस पे वर्किंग की, और जो उन्होंने रिसर्च की उसके नतीजे में उन्होंने जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो डिवाइस किया, और वही आज का हमारा टॉपिक है. लॉ ऑफ मास एक्शन को देख लेते हैं कि क्या कहता है. गुल्डबर्ग एंड वेज इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ. उन्होंने 1869 में इस लॉ को पेश किया. ये लॉ ये कहता है कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास. देखिए इसके दो हैं. एक तो इंडिविजुअल सब्सटेंस को देख के जब हम कह रहे हैं कि उसका कन्वर्जन रेट कितना है, तो वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना उसका एक्टिव मास होगा उतना ही उस सब्सटेंस का कन्वर्जन रेट होगा. कन्वर्जन रेट का मतलब है अगर वो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर प्रोडक्ट है तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन उसकी डिपेंडेंस इस बात पे है कि उसका एक्टिव मास कितना है. और इसी तरह किसी भी रिएक्शन के रेट का या रिएक्शन की स्पीड वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मुराद यहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं. अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर लें, रिएक्टेंट्स की, अगर हम उन रिएक्टेंट्स की जो एक्टिव मास है उसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी उसकी. और इस तरह अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें उनकी कंसंट्रेशन को, उनके एक्टिव मासेस को, तो हमारे पास उनकी प्रोडक्ट आ जाएगी. तो जितनी इनकी रेशो ज़्यादा होगी उतना ही उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी. तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है. अब फिर एक्टिव मास क्या है. एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन समझ लें कि ये मोलर कंसंट्रेशन है, जिनके यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और उसको हम स्क्वेयर्ड ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं.
और डेसीमीटर क्यूब जो ज़ाहिर है वॉल्यूम है, यूनिट का यूनिट है वॉल्यूम का, और वॉल्यूम जो है ये डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 ml के, जो कि 1 लीटर के इक्वल है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। अभी इसी लॉ की आगे हम एलेबोरेट करेंगे उसको, और उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स आपके पास आ रही हैं। और दूसरा एक जो रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने बात की थी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ। अब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे सी और डी के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। ये जो पूरी लॉ ऑफ मास एक्शन है ये पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन से डील करता है, बल्कि ये पूरा चैप्टर ही के अंदर हम रिवर्सिबल रिएक्शन से इन जनरल डील कर रहे हैं। तो यहाँ ए और बी जो है, आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन भी नज़र आ रहा है कि ए और बी रिएक्टेंट्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी के अंदर, और फिर सी और डी भी जाहिर है कि दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं ए और बी के अंदर, और इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया है। तो अब इसको हम देखते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे रिएक्टेंट्स कौन है हमारे, जाहिर है ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हमें एक्टिव मास को देखना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को देखना है, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो ए और बी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिया है। इसी तरह अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को देखें तो वो सी और डी के अंदर को हमने लिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इसके बाद जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो हमने अभी लॉ के अंदर जो पढ़ा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इनके एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और ए और बी की प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट्स की जो प्रोडक्ट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पे। तो ये आपके सामने आ गया। अब जाहिर है कि जब हम प्रोपोर्शनल हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, और यहाँ पर वो कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं के एफ का, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आपके सामने जो के एफ है। अब इससे आगे हम जब जाते हैं, अब इसी तरह हम ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इसी तरह हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और डी की प्रोडक्ट के। तो सी और डी की प्रोडक्ट हमने ले ली, जो कि प्रोडक्ट्स हैं हमारी, इनके एक्टिव मैसेज को मल्टीप्लाई किया, इनकी प्रोडक्ट आ गई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ भी वही होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो हमारे पास साइन को हटाने के बाद इक्वलिटी आएगी। तो इक्वलिटी के लिए फिर हमें एक कांस्टेंट चाहिए, और वो हमारे पास के आर है जो कि रेट कांस्टेंट है फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब हमें ये पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं तो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब ये हमारे सामने, अब इनकी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हमारे पास के एफ इंटू ए इंटू बी, ये हमारे सामने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, और हमारे सामने रिवर्स रिएक्शन का के आर इंटू सी इंटू डी। तो हम दोनों की वैल्यू को रख दिया, हमारे सामने आ गया के एफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी। अब ये हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे ले लेंगे, और जो वेरिएबल्स हैं यानी ए बी सी डी उनको एक साइड पे ले लेंगे। तो हमारे सामने जो आएगी इक्वेशन वो आएगी के एफ बाई के आर इज इक्वल टू सी इंटू डी बाय ए इंटू बी। तो अब के एफ और के आर की को रिप्लेस करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के साथ। तो के सी जो है वो इक्वल है के एफ बाय के आर के इक्वल है। अब यहाँ पर हम अब के सी की वैल्यू क्या आ गई, के एफ और के आर की जगह पे ज़ाहिर हम के सी को रख देंगे। तो के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी बाय ए इंटू बी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेराइव हो गया एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो ये हमने एक स्टेप यहाँ पे किया, और इसी तरह अब हम एक आगे देखेंगे इसको एक जनरल रिएक्शन के लिए, जहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने मोलर कंसंट्रेशन जो मोल्स थे वो हमारे सामने 1 मोल था सब। अब हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल्स बाज़ कम और ज़्यादा होते हैं, तो उस सूरत में फिर इसकी जनरल रिएक्शन के लिए इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये कहता है कि अभी हम द रेट ऑफ अ
chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction. तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि यहाँ पर जो पिछली वाली अभी हमने जो रिएक्शन देखा है उसके अंदर सिर्फ जो पॉइंट चेंज हुआ है वो ये है कि molar concentration of reactants raised to power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction. बाकी सारा स्टेप तो उसी तरह होना है कि हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखना है, तो उसमें हमने उनकी प्रोडक्ट को उनके रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट को उनकी मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट को लेना है. इस तरह रिवर्स रिएक्शन में भी इसी तरह करना है कि प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट होगी उसको हमने लेना है. लेकिन जो चेंज आएगा वो क्या आएगा कि उनके अब जो कोफिशिएंट होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर उसको हम पावर के तौर पे लेंगे, और इसी बात को अब हमने यहाँ समझना है. तो अब एक जनरल रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है. पहले भी एक जनरल रिएक्शन लिया था लेकिन वहाँ कोफिशिएंट कोई नहीं था, वहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थी, और यहाँ हमने यहाँ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं. ये ए जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स वो स्मॉल ए से लोअर केस ए से रिप्रेजेंट किए गए हैं. यहाँ कैपिटल बी है और उसका नंबर ऑफ मोल जो है वो स्मॉल बी से लोअर केस बी से रिप्रेजेंट किए गए हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है. उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है सी, कैपिटल सी जो है हमारी प्रोडक्ट है एक, और उसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल सी लोअर केस सी से रिप्रेजेंट किए गए हैं. और इस तरह डी हमारा जो है वो दूसरी प्रोडक्ट है और उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम लोअर केस डी से रिप्रेजेंट किया गया है. अब होना वही है जो हमने पहले अभी देखा है उसको, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. हमें पता है कि वो इन दोनों की प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. लेकिन अब यहाँ उनकी जो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको हम उनकी पावर से शो करेंगे. ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर जो है वो स्मॉल बी, और इस तरह सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर स्मॉल डी. तो इसको हम देख लेते हैं. ये आपके सामने आ गया कि आर एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर ए एंड बी रेज टू द पावर बी. और इसी तरह आर एफ की फिर इक्वलिटी आ गई. जब इक्वलिटी आएगी, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और हम इक्वलिटी में आ गए, तो यहाँ फिर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसको यूज़ किया के एफ को. अब के एफ इंटू ए रेज टू द पावर ए इंटू बी रेज टू द पावर बी, तो ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया. इसी तरह हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया. के एफ जो है रेट कांस्टेंट है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. अब उसके बाद हमारा इसी तरह रिवर्स रिएक्शन भी होगा, और रिवर्स रिएक्शन हमारा आर आर जो है वो इसी तरह उसको देख लेंगे. सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू, देख लें, आर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेज टू द पावर सी इंटू डी रेज टू द पावर डी, और आर आर इज इक्वल टू, अब यहाँ भी हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो ले लिया है, रेट कांस्टेंट है फॉर द रिवर्स रिएक्शन के आर है जो इंटू सी रेज टू द पावर सी इंटू डी रेज टू द पावर डी. अब के आर यहाँ पे रेट कांस्टेंट है फॉर द रिवर्स रिएक्शन. तो ये हमारे पास दो रिएक्शन आ गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर जाकर ये दोनों रिएक्शंस जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पर हमें देखना है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो अब यहाँ हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ उसकी वैल्यू रख देंगे, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, और ये देख लें आर एफ इज इक्वल टू आर आर, ये इक्वलिटी का आ गया. अभी हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट किया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को कैलकुलेट किया. अब उन दोनों की वैल्यूज़ को हम इस जगह पर पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास था के एफ इंटू ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी इज इक्वल टू के आर इंटू सी रेज टू पावर सी इंटू डी रेज टू द पावर डी. अब यहाँ जैसे पहले हमने किया था कि हमने कांस्टेंट्स को एक तरफ ले लिया था और वेरिएबल्स को एक तरफ ले लिया था, तो इसी तरह हमें यहाँ भी के एफ बाई के आर इज इक्वल टू सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू द पावर डी, और बाय ए रेज टू पावर ए एंड इंटू बी रेज टू द पावर बी. और फिर दोबारा वही होना है जो पिछले रिएक्शन में हमने देखा था कि के एफ और बाय के आर को हम रिप्लेस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है
वो क्या है के सी। अब के सी इज इक्वल टू सी रेस टू पावर सी डी रेस टू पावर इंटू डी रेस टू पावर डी बाय ए रेस टू पावर ए इंटू बी रेस टू द पावर बी। अब यहाँ हम देखते हैं कि के सी हमने पहले भी कहा था के सी इज इक्वल टू के एफ बाई के आर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ दिस एक्सप्रेशन इज फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। अब ये जनरल रिएक्शन की हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हमने बना ली। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन आएगा तो हमें उसको इसी फॉर्मेट पे क्या करना होगा, सिर्फ अप्लाई करना होगा। हम के सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट को एज ए न्यूमरेटर लेना होगा, उनके अगर कोई मोल्स होंगे तो वो पावर के तौर पर आ जाएंगे, और इसी तरह उनके रिएक्टेंट्स जो हैं वो हम डिनोमिनेटर के तौर पर लेंगे। अगर उसके कोई नंबर ऑफ मोल्स होंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तो हम उसको पावर के तौर पर ले लेंगे। तो इसी तरह इस अब लॉ रूल को हमने अप्लाई करना है आगे इक्वेशंस के अंदर, डिफरेंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और डिफरेंट रिएक्शंस के तौर पे। अब हम आगे चलते हैं और एग्जांपल की तरफ अब चलते हैं। ये एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कुछ चंद एग्जांपल हमारी बुक में डील की गई हैं, पहले उनको देख लेते हैं। एक रिएक्शन बुक में ये डील किया गया है कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एज फॉलोज। अब पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं हम। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स पर, इक्वेशन की दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एलिमेंट के जो वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ N2 के हमें नज़र आ रहे हैं कि 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स की जगह पर हम देख रहे हैं। और इसी तरह प्रोडक्ट की जगह पर जब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 2 जो है, यानी इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इट मेक 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। लेफ्ट साइड पे 2 नाइट्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम, और राइट साइड पे भी 2 नाइट्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस तरह ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही पे लोएस्ट टर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये एप्लीकेबल होती है। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमारे रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। तो अब इसका हम केमिकल रिएक्शन जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम बनाएंगे एक्सप्रेशन, वो हम देख सकते हैं कि क्या बनाएंगे हम। तो पहले तो के सी इज इक्वल टू हम देखेंगे कि NO रेज टू द पावर 2। हमने कहा था कि इनकी प्रोडक्ट ज़रा एक ही प्रोडक्ट है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे और उसकी पावर 2 कंसिडर करेंगे और इसको न्यूमरेटर की जगह पर रखेंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं उसको हम डिनोमिनेटर की जगह पर रखेंगे। तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू KF इंटू N2 इंटू O2 और द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR इज इक्वल टू KR इंटू NO रेज टू पावर 2। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया कि KC इज इक्वल टू NO रेज टू द पावर 2 बाय N2 इंटू O2 जो कि हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमने सिंपली क्या किया है, इनकी वैल्यूज़ को जो हमने अभी जनरल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक जनरल एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था, उसको लेते हुए हमने वैल्यूज़ को उसकी जगह पर पुट कर दिया। अब एक और रिएक्शन हमारी एग्जांपल डील हुई है फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मोल है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैं, दोनों गैसेस हैं, और ये अमोनिया बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं, वो भी गैसियस स्टेट में। तो ये हमारे सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ठीक है जी, वो देख लें हम। फॉर दिस रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू N2 इंटू H2 रेज टू पावर 3। ज़रा 3 मोल हैं तो वो यहाँ हमारे पावर की जगह पर चले गए। और इस तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम देख लें, RR इज इक्वल टू KR इंटू NH3 रेज टू पावर 2। ज़ाहिर है इसके 2 मोल्स हैं अमोनिया के, तो पावर की जगह पे चले गए। तो अब हमारे जो एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनना है वो KC इज इक्वल टू NH3 रेज टू पावर 2 बाय
N2 इंटू H2 रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारे सामने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। ये हेबर प्रोसेस के थ्रू जो अमोनिया हम प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया टेस्ट योर सेल्फ 9.2 है, इसको हमने देखना है। तो डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हम डिफाइन कर चुके हैं, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और आगे हम होमवर्क में इसको मेंशन भी कर चुके हैं। दूसरा, हाउ इज़ द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड, ये भी हम जो देख चुके हैं कि द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम इसकी भी डेफिनेशन देख चुके हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। और एक एग्जांपल यही अभी अमोनिया वाली जो है वो दोबारा हमने इसमें लिख दी है आपके सामने, इसको अपने नोटबुक में आपने लिखना है। उसके बाद हमने देखना है नीचे एक क्वेश्चन 4 नंबर है जो पॉइंट आउट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इनके कोफिशिएंट देखने हैं, और कोफिशिएंट मैथ में जैसे कोफिशिएंट होते हैं उसी तरह यहाँ पर भी कोफिशिएंट है कि वेरिएबल के साथ जो लगे हुए हैं कोफिशिएंट। तो हमने नज़र आ रहा है यहाँ ए के अंदर के ए के कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 और बी के कोफिशिएंट इज इक्वल टू 3 और सी के कोफिशिएंट जो है वो 4 है और 4D का कोफिशिएंट 2 है। और इस तरह सेकंड बी पार्ट में हमें नज़र आ रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट 4 है और वाई का कोफिशिएंट 2 है और जेड का कोफिशिएंट 3 है। और इसी तरह सी के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एम का कोफिशिएंट 2 है, एन का कोफिशिएंट 4 है और ओ का कोफिशिएंट 5 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, यहाँ हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है इस रिएक्शंस के लिए। तो इसको हम देख सकते हैं कि NO2 जो है अमोनिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये कन्वर्ट हो रही है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के अंदर। तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ हमने देखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ 2 मोल्स हम लेंगे तो हमारे सामने डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के 1 मोल बनेगा। तो इसकी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc इज इक्वल टू N2O4 बाय NO2 रेज़ टू द पावर 2। इसी तरह ये आगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना है। तो ये फास्फोरस का जो रिएक्शन है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। तो Kc इज इक्वल टू PCl5 बाय PCl3 इंटू Cl2। और इसी तरह हमारे पास थर्ड रिएक्शन था, सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल्स बना रही है। 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मेक 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप लिख सकते हैं आसानी के साथ, Kc इज इक्वल टू SO3 रेज़ टू पावर 2 बाय SO2 रेज़ टू पावर 2 इंटू O2। तो ये हमारे सामने सोल्यूशन है टेस्ट योर सेल्फ 2 का। अब हम आगे चलते हैं जी। ये टॉपिक 9.2 का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर है। डिस्क्राइब लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हम इसकी डेफिनेशन आपने देखनी है, उसको अपनी नोटबुक और रजिस्टर्स में लिखना है। नंबर 2, व्हाट इज़ एक्टिव मास, ये भी हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। अब आगे उस पूरी आपने इसको थोड़ी सी डिटेल इसकी लिखी गई है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये लिख के इसका आपने आंसर इसको अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन करना है। उसके बाद आपका होम टास्क दिया गया है कि सॉल्व टेस्ट योर सेल्फ 9.2 इन योर रजिस्टर। और उसके बाद क्वेश्चन सेकंड होम टास्क है राइट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द प्रीवियस स्लाइड इन योर रजिस्टर एंड ऑल्सो लर्न दैम। और थर्ड अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ऑफ द एक्सरसाइज इन योर रजिस्टर। के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक के 9th चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसके 8 और 9 क्वेश्चन को आपने अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक दोबारा लेसन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।